बिहार में वर्ष 2025 एक चुनावी वर्ष है और कौन होगा बिहार का नेक्स्ट सीएम, इस बात को लेकर के काफी संशय बनी हुई है। क्या नीतीश कुमार बन पाएंगे मुख्यमंत्री या बनेंगे तेजस्वी या प्रशांत किशोर रेस में जीत जाएंगे या चिराग पासवान बन जाएंगे मुख्यमंत्री गिरते पड़ते या भाजपा सम्राट चौधरी को आगे करने की कोशिश कर रही है। जदयू कार्यालय के बाहर पोस्टर लगता है 25 से 30 फिर से नीतीश। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम में एक सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भाजपा सम्राट चौधरी को आगे करेगी। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में भाजपा काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। सवाल हो जाता है कि क्या भाजपा के अंदर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने की चल रही है। इस बात की सफाई कौन देता है? तो सफाई नीतीश कुमार के बेटे निशांत देते हैं कि अमित अंकल अर्थात अमित शाह से निशांत की बात हुई थी। अमित शाह ने आश्वासन दिया था कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन सी वोटर का सर्वे आता है कि केवल 15% लोग चाहते हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो भाई तीसरे नंबर पे आ गए नीतीश कुमार। नंबर 1 पे कौन है? सबसे ज्यादा लोग चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ दिक्कत है कि पहले जो 41-42% लोग चाह रहे थे, उनकी संख्या घट के 5% घट ही गई। 36% लोग ही अब चाह रहे हैं। कहीं ऐसा न हो चुनाव आते आते या 26% पे पहुंच जाए और फिर से तेजस्वी हार जाए चुनाव। इसके बाद अब तेजस्वी नहीं तो फिर नंबर 2 पे कौन है? तो नंबर 2 पे प्रशांत किशोर आ गए हैं, जो नई नई पार्टी बनाए हैं जनसुराज और प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बिहार बदलाव की बातें करते हैं। वो नीतीश कुमार को भी धकेल दिए पीछे, और वो भी 2% के मार्जिन से। पहले नीतीश कुमार नंबर 2 हुआ करते थे, अब प्रशांत किशोर नंबर 2 हो गए, नीतीश कुमार पीछे चले गए। और आने वाले समय में धीरे धीरे हो सकता है और भी डाटा के खेल में इधर उधर हो। चौथे नंबर पे सम्राट चौधरी है, 13% लोग चाहते हैं मुख्यमंत्री बने। 5वें नंबर पे चिराग पासवान है। इधर और खेला हो गया, मुख्यमंत्री का चेहरा को लेकर के और सस्पेंस बढ़ गया कि नीतीश कुमार की दावेदारी, चूंकि भाजपा साथ है इस कारण जो थोड़ी बहुत देखी समझी जा रही थी, उस पर पानी फेर दिया पशुपति पारस ने। 2 नेता है बिहार में भी, पशुपति पारस और मुकेश सहनी, जो तराजू के डंडी की तरह कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर करते रहते हैं। जैसे तराजू की डंडी में थोड़ा भी भार इधर उधर हो जाए तो बैलेंस संतुलन नहीं बनता है और इधर उधर होता है, ठीक वही हाल मुकेश सहनी और पशुपति पारस का है। पशुपति पारस ने हंसी मजाक के लहजे में ही एनडीए को छोड़ दिया। अब एनडीए को छोड़ा तो महागठबंधन में जाएंगे या नहीं, ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। अब महागठबंधन में जाएंगे इस बात की अब ज्यादा गारंटी है, क्योंकि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना थोड़ा आसान लग रहा है, नजदीक लग रहे हैं वो टारगेट से। इस कारण तेजस्वी एक भी गलती करने से बचेंगे। और पशुपति पारस यदि आते हैं 10-15 सीटें लेकर के भी, यदि कुछ भी वोट का इजाफा होता हुआ दिखेगा तो तेजस्वी पशुपति पारस को अपने खेमे में रख लेंगे। और नहीं भी रखते हैं तेजस्वी तो नुकसान नीतीश कुमार जी को होगा, क्योंकि चिराग पासवान का कुछ वोट काटेंगे और चिराग पासवान के कैंडिडेट्स कम संख्या में जीतेंगे। तो ऐसे में हो सकता है एनडीए को बहुमत न मिले और थोड़े बहुत से एनडीए चूक जाए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न बन पाए। अब बात करते हैं मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी कहते हैं कि हमें उप मुख्यमंत्री का पद चाहिए। अब न वोट है, न विधायक है, न कुछ बहुत बड़ा नाम है, और आपको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए और बाकी लोग को टांग खींच दिया जाए। अगर भाजपा में वो आते हैं और उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए उनको, मतलब सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा को पीछे धकेल दे और उन्हीं को दे दिया जाए उप मुख्यमंत्री का पद, तो इधर भी बड़ा मुश्किल है। हालांकि भाजपा और जदयू सॉफ्ट कॉर्नर अपना रही है मुकेश सहनी को लेकर के, और मुकेश सहनी अगर जाते हैं भाजपा गठबंधन में तो थोड़ा भाजपा और जदयू के लिए आसान होगा और राजद की बेचैनी बढ़ जाएगी। लेकिन मछली भात जो तेजस्वी खाए थे हेलीकॉप्टर में मुकेश सहनी के साथ, फिर आखिर उस मछली भात का एहसान तो देना होगा। तो तेजस्वी इतने आसानी से नहीं चाहेंगे कि मछली भात वाली दोस्ती हमारी खत्म हो मुकेश सहनी से। और मुकेश सहनी की महत्वाकांक्षा यदि बहुत बड़ी है तो फिर ये बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा कि किसी तरह से उनको साथ के चला जाए, साथ से रखा जाए। और साथ रखना मुकेश सहनी को आसान नहीं है अगर उप मुख्यमंत्री पद की मांग की जा रही है तो। अब आते हैं तीसरा मोर्चा प्रशांत किशोर के लिए। प्रशांत किशोर नंबर 2 पे आ गए हैं मुख्यमंत्री के पहली पसंद के रूप में। तेजस्वी के बाद वही है, तब उनके बाद नीतीश कुमार है।
लेकिन प्रशांत किशोर के साथ दिक्कत है कि नीतीश के साथ तो भाजपा भी है, चिराग भी है, प्रशांत किशोर बेचारे अकेले खड़े हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी एक जो चीज है वो ये है कि प्रशांत किशोर ब्राह्मण जाति से आते हैं और उनकी जाति के लोग भी उनको कितना सपोर्ट करेंगे ये कहना अभी बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी यदि 16% लोग चाहते हैं, इनका अगर कैडर है 16% के आसपास बिहार में, तो वो प्रशांत किशोर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये तो 1 साल से ज्यादा की पार्टी भी नहीं है, 1 साल से कम ही समय की पार्टी है, बहुत इतिहास नहीं रहा है। बस जो है थोड़ा बहुत मेहनत और अभियान के कारण, विचारों के कारण लोग चाह रहे हैं। और आप भी यकीन मानिए वो गांधी मैदान की रैली उनकी भले ही फ्लॉप हुई हो, रैली क्या कोई फ्लॉप होती है, आखिर प्रयास तो सब करते ही हैं। नहीं तो बहुत सारी पार्टियां जो बड़ी बड़ी बातें करती है वो ज्यादा सीटों पे लड़ती है और हार के आ जाती है, तो वो फ्लॉप तो होती नहीं है, आखिर काम तो चलते रहेगा। तो गांधी मैदान में थोड़ा इसीलिए कमजोर पड़ गया प्रशांत किशोर कि इनके जो समर्थक हैं वो पढ़े लिखे हैं, एलीट क्लास है, समझदार है, पैसे वाले तबके हैं, और वो तबका कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनता है। आप देखे होंगे बड़े व्यापारी, बड़े बिजनेसमैन, बड़े लोग किसी रैली में नहीं जाते, वो कभी भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाते, वो अपना दूर से ही सारी चीजें करते हैं। रैलियों में तो पैसे दे देकर लोग जमा किए जाते हैं, सभी पार्टियां करती है, कोई इसमें पीछे नहीं है। तो प्रशांत किशोर के बारे में कुछ भी कहना या बोलना ये तो अपने आप में बेईमानी होगी, हम लोग किसी को नहीं बोलते, किसी के बारे में नहीं बोलते। तो प्रशांत किशोर के पास एक बड़ा चीज है कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता जो कम हुई है, खास करके जंगल राज कह कर लोगों का जो मोनोपोली है एक तरह से, या लोगों का जो सेंटिमेंट है राजद के प्रति, उस चीज को कम करने की कोशिश की जा रही है और उसका फायदा प्रशांत किशोर उठाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। और नतीजा भी है कि 43% वाले तेजस्वी यादव 36% पे आ गए, 7% लोकप्रियता कम हो गई है। और उसका एक बड़ा कारण राजद के अंदर के नेता भी हैं, कोई अपराधी है तो कोई किसी को मारपीट देते हैं, कभी कोई गाली दे देते किसी को, तो कभी ऐसा कुछ बयान दे देते हैं, कभी जाति सूचक बयान दे देते हैं, कभी धार्मिक मामलों पे उल्टा पुल्टा बयान देते हैं। और इस कारण तेजस्वी की लोकप्रियता कम हो रही है। और इनका हर बार होता है यही, ईडी सीबीआई का छापा पड़ने लगेगा इनके यहाँ, कुछ अनाप शनाप बयान देने लगेंगे इनके नेता। अब जैसे कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव की पार्टी के रितलाल यादव विधायक है, और वो किसी बिल्डर को धमकी दे दी है रंगदारी के लिए, और ये पूरे फ्लैश कर गया न्यूज, उनको जाकर के गिरफ्तारी तक देनी पड़ी है, कोर्ट में हाजिर हुए हैं रितलाल यादव। और ये न्यूज चला कि आरजेडी के एमएलए ने ऐसे ऐसे किया, और उसके बाद क्या था कहानी, आरजेडी की थूथू में थूथू हो गई और लोग आरजेडी से दूर भागने लगे। और यही कारण है कि आरजेडी सत्ता से इतने वर्षों से लगभग दूर चल रही है, और आरजेडी को अपने अंदर इन सब चीजों को लेकर के सुधार लाने ही होंगे, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। और प्रशांत किशोर इसी का फायदा उठा रहे हैं। और मुसलमान जैसे देखेंगे कि अब आरजेडी कमजोर पड़ रही है, आरजेडी जितने नहीं जा रही है, प्रशांत किशोर की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, सीधे सीधे रातों रात मुस्लिम समाज टूट पड़ेगा कि किसी तरह जदयू भाजपा को हराओ। और प्रशांत किशोर का एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर आप देखेंगे, केंद्र सरकार पे वो उतने हमलावर नहीं है जितने राज्य सरकार पे हैं। नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा नुकसान वो कराने के लिए तैयार बैठे हैं। भाजपा पे वो थोड़ा कम हमला करते हैं कि भाजपा का कोई रोल है ही नहीं बिहार, केंद्र में है तो इस कारण से वो करते हैं विरोध, और जो मुस्लिम वोट है वो उनकी तरफ आकर्षित होंगे ही होंगे। और कुल मिला के देखें तो बिहार में सत्ता किसके पास जाएगी, चाबी किसके पास है, बिहार विधानसभा का मुख्यमंत्री आवास की चाबी किसके हाथ में रहेगी, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। 2-3 महीने का और इंतजार कीजिए, अगस्त सितंबर होते होते सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि नीतीश कुमार रहेंगे या जाएंगे, तेजस्वी आ रहे हैं या नहीं आ पाएंगे, प्रशांत किशोर बिहार को निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। लेकिन यह जरूर है कि प्रशांत किशोर का कद इतना तो जरूर बढ़ गया है कि तेजस्वी भी, नीतीश भी, भाजपा भी, तमाम पार्टियां
एक विपक्षी पार्टी के रूप में प्रशांत किशोर को देख रहे हैं, आलोचना करेंगे, हमला करेंगे, ये भी हमला करेंगे। और कुल मिला के खेल यही होगा कि सारी चीजें ज्यों की त्यों रहेंगी और जिसको जो फायदा उठाना है वो उठाएगा ही। प्रशांत किशोर अपना पॉलिसी पे चुनाव लड़ रहे हैं, वे किसानों को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, भ्रष्टाचार को, रोजगार को लेकर के, निवेश, उद्योग, इन तमाम मुद्दों पे वो काम करेंगे। जिसको जो करना है करे, जिसको जुड़ना है जुड़े। और यकीन मानिए यदि सब चीज इसी तरह से चलता रहा तो दलित और मुसलमानों में टूट होगी और कुछ विकासोन्मुखी लोग होंगे जो विकास को लेकर के वोट करेंगे, वो करेंगे ही वोट और इसके आधार पर फायदा मिलेगा जनसुराज को और यही देखने को मिलेगा आगामी चुनाव में। और फायदा तो होगा ही और प्रशांत किशोर की पार्टी एक अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। यह जरूर है कि इस बार कोई भी पार्टी बहुत आसानी से जीतने नहीं जा रही है, कोई भी पार्टी बहुत बुरे तरीके से हारने नहीं जा रही है, यह भी स्पष्ट है। प्रशांत किशोर को जो करना है वो करेंगे। राजद चुकने भी नहीं जा रही है, वो भी एकदम फूक फूक कर, वो दूध की जली मुंह छाछ भी फूक फूक कर पीती है बिल्ली, वही वाली हाल है। जिस बिल्ली का मुंह दूध से जल गया वो छाछ भी थोड़ा सावधानी से पिएगी, वही तेजस्वी की हाल है। प्रशांत किशोर भी चौकन्ने हैं। नीतीश कुमार की पार्टी उतनी चौकन्नी नहीं है, लेकिन भाजपा नीतीश कुमार को लेकर सीरियस है। चिराग पासवान इस बार सीरियस है कि बिहार की सत्ता जाने नहीं देनी है हाथ से। कुल मिलाकर देखें तो प्रशांत किशोर के लिए भी रास्ते इतने आसान नहीं है, लेकिन है ठीक ठाक है। तेजस्वी भी चौकन्ने हैं, तो प्रशांत किशोर और तेजस्वी दोनों में से कौन नीतीश कुमार को ज्यादा टक्कर दे पाएंगे, बिहार की ज्यादातर जनता उन्हीं के साथ जाएगी आने वाले समय में। तो कैसी लगी यह विश्लेषण आप हमें जरूर बताइएगा। हाँ, यह जरूर है कि प्रशांत किशोर भी नेक्स्ट सीएम के उम्मीदवार के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।